हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है क्लास 12th का NIOS बोर्ड का हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली आएंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है वो 1 1 मार्क का है और ये आपके MCQ में भी आ सकते हैं। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। इसमें बताना है अतीत के समाज के भौतिक अवशेषों का विश्लेषण करने वाले और उन्हें समझने में हमारी मदद करने वाला विद्वान कौन था। तो उसको बोलते हैं पुरातात्विद या पुरातात्विकता। वास्तविक ज़रूरतों की तुलना में ज़्यादा वस्तुएं और सेवाएं चाहने और कभी कभी समर्थ ना होने के बावजूद उन्हें पाने की इच्छा रखने वाले की प्रवृत्ति क्या होती है? भौतिकवाद। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल और बीजापुर के बीच समझौते के मुख्य बिंदुओं का वर्णन करो। ठीक है, तो ये हम एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे और लिख देंगे कि मुख्य जो उसका वर्णन था वो निम्नलिखित है। ठीक है, तो उसमें पहले आपको लिखना भी है कि शाहजहाँ के शासनकाल में 1636 ईस्वी में मुगल साम्राज्य और बीजापुर के बीच एक महत्वपूर्ण संधि हुई, मतलब समझौता हुआ। इसके बिंदु इस प्रकार हैं। बीजापुर में मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार की और नजराना देना स्वीकार किया। बीजा बीजापुर को अहमदनगर के कुछ क्षेत्र रखने की अनुमति मिली। बीजापुर की आंतरिक स्वतंत्रता बनी रही, इसी लेकिन वह मुगलों का अधीन राज्य माना गया। संधि से दक्षिण भारत में शांति स्थापित हुई। मराठों पर नियंत्रण हेतु परोक्ष सहयोग भी बना। प्रारंभिक वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रारंभिक वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत सम्मानजनक थी। वैदिक समाज में सभी महत्वपूर्ण कार्यों में महिलाओं की सहमति आवश्यक मानी जाती थी और वह सामाजिक और धार्मिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाती थी। महिलाओं को शिक्षा और वेद अध्ययन का अधिकार था, मतलब कि उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी उनके ऊपर। उनका भी हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी था और उनकी स्टडी को लेकर, उनके करियर को लेकर लोग जागरूक थे। वे यज्ञों में भाग लेती थी और कुछ महिलाएं ऋषिका भी थी, जैसे घोषा लोपामुद्रा। विवाह में महिलाओं की सहमति आवश्यक थी, मतलब ज़बरदस्ती विवाह नहीं करवाते थे। उन्हें सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी भागीदारी का अवसर मिलता था। तो मतलब ये है कि धार्मिक कार्य कुछ भी हो, सामाजिक कार्य हो, तो उनका भी बोलते थे कि तुम भी पार्टिसिपेट करो। कनिष्क, नेक्स्ट, कनिष्क को कुषाण वंश का एक महत्वपूर्ण शासक क्यों माना जाता है? स्पष्ट कीजिए। कनिष्क को कुषाण वंश का एक महत्वपूर्ण शासक इसलिए माना जाता है क्योंकि अब इसमें पॉइंट्स स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जो मेन मेन पॉइंट्स देख रहे हैं आप इसको अच्छे से लिखना है, याद करना, ताकि एक्सप्लेन कर सकूं। फर्स्ट है विस्तृत साम्राज्य। कनिष्क ने अपने शासनकाल में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग, मध्य एशिया और गंगा घाटी तक अपना साम्राज्य फैलाया। अब आता है बौद्ध धर्म का संरक्षण। वह बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था और चौथी बुद्ध महासभा का आयोजन कश्मीर में करवाया। नेक्स्ट, सांस्कृतिक विकास। उसके शासन में गंधार और मथुरा कला का उत्कर्ष हुआ। सिक्का प्रणाली। कनिष्क ने सुव्यवस्थित सिक्का प्रणाली की शुरुआत की जिसमें यूनानी, ईरानी और भारतीय देवी देवताओं की छवियां मिलती है, मतलब जो उस पर एक्सप्रेशन होते थे, प्रिंट होता था। ठीक है। हिंदी संस्कृत का प्रचार। कनिष्क के समय संस्कृत को राजभाषा का दर्जा मिला। जो पुराने टाइम में आपको पता होगा कि संस्कृत भाषा में लिखा जाता था, क्योंकि पहले हम जो आपको पता ही होगा कि जो राजभाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। तो बाद में हिंदी हुई है। ठीक है, संस्कृत से ही हिंदी बनी है। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 1813 में चार्टर्ड एक्ट की मुख्य विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित है। क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार भारत में समाप्त कर दिया। तो ये लिखेंगे कि किसके बीच हुआ। जैसे सिवाय चीन और चाय व्यापार के, भारत में धार्मिक प्रचार और शिक्षा की अनुमति दी गई। शिक्षा पर 1 लाख वार्षिक खर्च का प्रावधान हुआ। ब्रिटिश संसद को कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण का अधिकार मिला। कंपनी को शासन और कर वसूली का अधिकार 20 वर्षों के लिए और मिल गया और बढ़ोतरी हो गई। इस एक्ट के बाद ब्रिटिश वस्त्र व्यापारियों को भारत में व्यापार की खुली छूट मिल गई, जिससे भारत के स्थानीय कुटीर उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचा। ठीक है, क्योंकि बाहर से आओगे तो उनको ज़्यादा मतलब बिजनेस करने का मौका मिला, और जो यहाँ कर थे, यहाँ के बिजनेसमैन थे, उनका थोड़ा घाटा हुआ। दुनिया भर में पश्चिमी विचारों ने विभिन्न समाजों में प्रारंभिक संस्कृतियों और सामाजिक रचनाओं को कैसे प्रभावित किया? स्पष्ट कीजिए।
तो इसको पहले एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। जैसे पश्चिमी विचारों, विशेषता औद्योगिकरण, उदारवाद, राष्ट्रवाद और मानवाधिकारों जैसे सिद्धांतों ने विश्व के अनेक पारंपरिक समाजों को गहराई से प्रभावित किया। इन प्रभावों को निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट बिंदु आपका आ जाता है शिक्षा और वैज्ञानिक सोच का प्रसार। पारंपरिक धार्मिक शिक्षा की जगह पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा और तर्कवादी सोच का विकास हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। जाति, वंश और धर्म आधारित समाजों में समानता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की मांग बढ़ी। नेक्स्ट, राजनीतिक चेतना का विकास। लोकतंत्र, संवैधानिक शासन और मानवाधिकारों की अवधारणाओं ने परंपरागत राजतंत्र और सामंती प्रणालियों को चुनौती दी। आर्थिक संरचना में बदलाव। पश्चिम से आए पूंजीवादी और औद्योगिकरण ने पारंपरिक कृषि और हस्तशिल्प आधारित अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया। सांस्कृतिक टकराव और समायोजन। पश्चिमी रहन सहन, पहनावा, भाषा आदि ने स्थानीय संस्कृतियों पर प्रभाव डाला, जिससे कई जगहों पर संस्कृति संघर्ष और कहीं संस्कृति सम्मिश्रण भी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है गंधार कला शैली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर ये है कि गंधार कला शैली प्राचीन भारतीय कला की एक प्रमुख शाखा है, जो विशेष रूप से बौद्ध मूर्तिकला और स्थापत्य कला में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है यूनानी रोमन प्रभाव। गंधार कला पर ग्रीक और रोमन कला का स्पष्ट प्रभाव है। मूर्तियों में वस्त्रों की परतें, चेहरे की बनावट, शरीर की संरचना आदि में पश्चिमी शैली का समावेश है। ये आपको क्लियर है, वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसके आंसर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब कहा जाता है बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियाँ। इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पहली बार बुद्ध को मानव रूप में दिखाया गया। इसके पहले बौद्ध कला में केवल प्रतीकात्मक रूपों जैसे पदचिन्ह, वृक्ष, चक्र, धर्मचक्र का उपयोग होता था। आपने पॉइंट देखा होगा, इसमें दो पॉइंट्स है, तो आप एक पॉइंट्स भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सौंदर्य और नक्काशी। मूर्तियों में सौंदर्य बहुत अत्यंत उन्नत है। बालों की शैली, मुकुट, आभूषण आदि की नक्काशी ग्रीक प्रभाव शैली वाली है। प्रमुख सामग्री। इन शैली में ग्रे स्लेट और स्टैको का अधिक उपयोग होता है। धार्मिक विषय। अधिकतर मूर्तियां बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध, बौद्धिस्त्व, जातक कथाएं आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी की ब्रिटिश विचारधारा ने भारत को शासन आकार दिया। इस कथन को उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है अब इसको ऐसे हम बता देंगे, ठीक है, इसका कि इसमें क्या था। 19वीं सदी की विचारधारा जैसे कि उदारवाद, न्यायाधिक सुधार और नागरिक स्वतंत्रता ने भारत के शासन को नया आकार दिया। अब इसके उदाहरण स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। 1833 का चार्टर एक्ट। पहले हम ये बताएंगे, फिर इसमें बताएंगे कि हुआ क्या था। जैसे कानून निर्माण में समानता की बात हुई थी। शिक्षा नीति में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, मतलब इंग्लिश को बढ़ावा देना। भारतीय दंड संहिता 1860, विविध ढांचे का आधुनिकीकरण। सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना, जैसे सती प्रथा का अंत हुआ था, कब हुआ था, 1829 में। और महिलाओं के समान आत्मसम्मान की रक्षा करना। 1858 का भारत अनुशासन अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। ब्रिटिश क्राउन का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है सांस्कृतिक संपर्क के कारण हमारी भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन आया है। उदाहरण सहित इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आज वैश्वीकरण और आधुनिक संचार माध्यमों के कारण विश्व की विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के निकट आ चुकी है। इससे हमारी पारंपरिक भोजन आदतों में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। उदाहरण के लिए पश्चिमी भोजन का प्रभाव, ठीक है। तो पहले भारत में पारंपरिक भोजन जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी प्रमुख थे, लेकिन अब उसकी जगह किसने ले ली है? पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, नूडल्स आदि पश्चिमी व्यंजन आम हो गए हैं। खासकर बच्चों और युवाओं में ये फास्ट फूड अधिक लोकप्रिय है। खान पान की शैली में बदलाव। परंपरागत रूप से भोजन जमीन पर बैठकर थाली में किया जाता था। अब टेबल कुर्सी पर बैठकर या प्लेट में परोसे जाने वाला भोजन सामान्य हो गया है, ठीक है। ये तो आप अपनी लैंग्वेज में भी कर लेना, कोई टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। खाने के समय और ढंग में बदलाव। पहले परिवार एक साथ बैठकर खाना खाते थे। अब व्यस्त जीवन शैली और आधुनिक प्रभावों के कारण लोग अलग अलग समय पर या बाहर खाना पसंद करते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है अन्य देशों के व्यंजन अपनाना, जैसे चीनी संस्कृति ने नूडल्स बनाया था, मतलब आपको पता है कि मैगी हो गया, ठीक है, मैगी हो गया, चाउमीन हो गया, ये सब। और मंचूरियन, मंचूरियन तो सभी को पता है। दक्षिणी भारत राज्यों में उत्तर भारत व्यंजन और भारतीय भोजन विदेशों में लोकप्रिय हो गया, मतलब भारतीय जो व्यंजन है वो बाहर कंट्रियों में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और यहाँ का मतलब जो बाहर का खाना है वो हम यहाँ पर ज़्यादा पसंद करते हैं। यह द्विदिशात्मक मतलब दो दिशाओं वाला सांस्कृतिक प्रभाव का उदाहरण है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी।